आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। देखिए, जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना पूरा, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है, अब आपका क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। आपको सेल का सारा स्ट्रक्चर पता है, क्या होता है? मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है, सब्सटेंस, और उसके अंदर सारी आपकी ये बॉडीज़ जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेल्स, ये सारी होती है। तो ये सेल का अंदर का पूरा स्पेस, थिक जेली इनसाइड द सेल बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस है। इसमें न्यूक्लियस नहीं आता। मतलब आपने सेल लिया, सेल से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दो, तो जो बचा वो सारा साइटोप्लाज्म है। सारी केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। इसमें साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ हैं, ये सारी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सब मिलता है। अब नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी पूरे अंदर सेल का, जब हम न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग कंटेंट है सेल का, क्योंकि जैसे हमारा माइंड है, माइंड में हमारा ब्रेन है जो सारी हमारी बॉडीज़ को कंट्रोल करता है। माइंड के बिना बॉडी का कोई मतलब नहीं है, ऐसे न्यूक्लियस के बिना सेल का कोई मतलब नहीं है। सेल ही सारा सेल की एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस ही सारा सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन आपका आएगा, इसमें आप लिखेंगे साइटोप्लाज्म का यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आप लिखेंगे साइटोप्लाज्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ईटीसी। और प्रोटोप्लाज्म का ये आप सारा लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, यानी मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का। लार्ज और स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो सेल में है, बड़ी और स्फेरिकल। स्टेनिंग जब करोगे, जब डाई लगाओगे कलर से, तब आप इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो, विदाउट स्टेनिंग नहीं देख सकते। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में पेरिफेरी मतलब होता है साइड में। ये देखो, ये दिख रहा है, ये साइड में। प्लांट सेल में ये साइड में होता है और एनिमल सेल में ये बीच में होता है। पेरिफेरी मतलब हो गया साइड में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? जैसे सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को अलग करती है। ये पोरस होती है और अलाउज द मूवमेंट ऑफ सर्टेन सेलेक्टेड, जैसे आपकी जो मेन मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है पोरस होती है और एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करती है मटीरियल्स की। सेम ऐसे न्यूक्लियस का भी केस है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कौन आएगा, कौन जाएगा, कैसी मूवमेंट होगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल में न्यूक्लियस होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। डेंस फ्लूइड वो न्यूक्लियस की बात है। न्यूक्लियोप्लाज्म में डेंस फ्लूइड, जैसे वहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, साइटोप्लाज्म में जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ऐसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म भी डेंस गाढ़ा फ्लूइड है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब ये न्यूक्लियस है, जैसे सेल में न्यूक्लियस है, ऐसे ही न्यूक्लियर में ये न्यूक्लियस है, जो स्फेरिकल बॉडी है जिसमें आरएनए होता है। अब आते हैं मेन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्रोमोसोम्स। देखिए, सेल में सेल डिवाइड होने से पहले, जैसे आपने उलझे हुए धागे देखे हैं, रील होती है, धागे उलझ जाते हैं, इनटेंगल्ड थ्रेड्स, वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमाटिन। कुछ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये किसके बना होता है क्रोमोनेट? राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। जो आप कहते हैं ना, ये वाला गुण तो इसको इसके पापा से मिला है, ये चीज़ तो इसके मम्मी से आई है। तो ये जो करेक्टर्स पास होते हैं ना, उनमें ये डीएनए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और डीएनए क्या बनाता है? क्रोमोटिन। अब जब सेल डिवाइड होने लगती है ना, न्यूक्लियस जब नई सेल बनने लगती हैं, तो यही क्रोमाटिन मटीरियल कंडेंस हो जाता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है, और उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स।
और यही मेन क्रोमोसोम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे कैरेक्टर पास करने के लिए। ड्यू टू दिस, इसी वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल डिवीजन के दौरान दिखते हैं, क्योंकि वो बनते ही क्रोमाटिन से ही बनते हैं, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जीन्स, और जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स ये डीएनए के बने होते हैं और ये फिर करेक्टर आगे पास करते हैं। चाइल्ड एक कॉपी जीन्स की मदर से लेता है और दूसरी कॉपी फादर से लेता है। ये आपने 8th में एडोलेसेंस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे ये पास होते हैं उनमें। नेक्स्ट आप लिखेंगे राइट द फंक्शंस ऑफ सेल। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की कंट्रोल करता है और ये जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑप्शन में पास करता है, जो आपने यहाँ पढ़ा, जो क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। अगर एक पर्सन की ब्राउन आई है तो हो सकता है, फाइनल नहीं है, हो सकता है कि उसके सन या डॉटर की भी ब्राउन आइज़ हो। अगर एक वुमेन के कर्ली हेयर है तो हो सकता है उसके आगे बच्चों के भी हो, क्योंकि वो कॉपी जाएगी तो होगा, कॉपी नहीं जाएगी वो वाली जीन्स तो नहीं होगा, क्योंकि पूरी कॉपी थोड़ी जाती है, एक एक जाती है ना, मदर की भी फादर से भी एक एक कॉपी जीन्स की जाती है। क्रोमोसोम्स एक्चुअली 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से एक क्रोमोसोम्स दोनों डोनेट करते हैं, तो तब उनमें जो कॉपी गई है उस पर डिपेंड करता है।